आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर सेकंड। देखो, चैप्टर सेकंड इसका नाम है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आता है आपका वो है नीड फॉर मेज़रमेंट। नीड फॉर मेज़रमेंट, नीड फॉर मेज़रमेंट यानी कि मेज़रमेंट की नीड या ज़रूरत पड़ती क्यों है। देखो, इसका कारण ये है कि ऐसे ऐसा समझो कि फिजिक्स जो है ना इज़ एन एग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल वही जो हमें चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। समझ गए ना? तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एग्जैक्ट। अब जितने भी डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना होते हैं उनको हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ के रिलेशनशिप के रूप में पढ़ते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे ग्रेविटेशन लॉ है तुम्हारा, तो ग्रेविटेशन लॉ क्या है? F=g(m1m2 अपॉन r²। अब ये जो रिलेशनशिप है इसकी एग्जैक्टनेस किस बात पर डिपेंड करती है? भाई सीधी सी बात है, फोर्स जो है वो इस क्वांटिटी के, यानी कि ये जो हमारा प्रोडक्ट और डिवीजन है इसके रूप में हम देख रहे हैं फोर्स को। तो फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू कब आएगी? जब हमने, क्योंकि ये तो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, इसकी तो वैल्यू फिक्स है, इसको हम ना हम चेंज कर सकते, ना कम कर सकते, ना ज़्यादा कर सकते। लेकिन जो मास है तुम्हारा, अगर इसके मेज़रमेंट में कुछ गड़बड़ होती है या उन दोनों पॉइंट्स के, भाई मास क्या है, ये m1 है, ये m2 है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। अगर m1 m2 के मेज़रमेंट में या उनके बीच की डिस्टेंस को मेज़र करने में कोई हमसे मिस्टेक होती है, कोई गड़बड़ होती है, तो क्या f की करेक्ट वैल्यू आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मेज़रमेंट का बहुत बड़ा एक रोल है फिजिक्स के अंदर। ठीक है ना? इसीलिए हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मेज़रमेंट की एक्यूरेसी पर ही डिपेंड करता है कि कोई रिलेशनशिप कितना ट्रू है ना? उस फेनोमेना को हम कितने सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन ए गिवन रिलेशनशिप। ओके, चलो अब आगे चलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। फिजिकल क्वांटिटीज़, देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या मतलब है? फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब है द क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, which can be measured directly or indirectly, and in terms of which we can express different natural phenomena। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिनको हम या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं और जिनके टर्म्स में हम डिफरेंट फिजिकल फेनोमेना को, नेचुरल फेनोमेना को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखो ये रहा, मास है, मान लो किसी बैलेंस की सहायता से हमने मास को मेज़र कर लिया, तो डायरेक्टली मेज़र कर लिया इसको हमने। डिस्टेंस है, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हमने इसको डिस्टेंस को भी मेज़र कर लिया। बट फोर्स को मेज़र करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कब पता चलेगा हमें फोर्स? जब हमारे पास मास और डिस्टेंस की वैल्यू होंगी तो उसकी सहायता से हम फोर्स को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है मास और डिस्टेंस, इसको तो हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, फोर्स को हम इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। तो क्वांटिटी तो ये सारी हैं, मास भी क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी क्वांटिटी है और फोर्स भी क्वांटिटी है। अब इन क्वांटिटीज़ को हमने या तो डायरेक्टली मेज़र किया है या इनडायरेक्टली मेज़र किया है। ठीक है, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो अदर क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो अदर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए इस पूरे यूनिवर्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? मास है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? पहला नंबर है मास, दूसरा नंबर है लेंथ, तीसरा नंबर है टाइम,
चौथा नंबर है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा नंबर है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, छठा नंबर है टेम्परेचर, और सातवां नंबर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में। और दूसरी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनकी संख्या तो बहुत सारी हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का मतलब लेंथ हो गया, और टाइम तो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि वेलोसिटी हम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमारे पास डिस्टेंस और टाइम ना हो। इसका मतलब वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो दैट मीन्स वेलोसिटी इज़ द डिराइव्ड क्वांटिटी। एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स है F इज इक्वल टू एम में, मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करती है, तो फोर्स क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। बहुत सारी क्वांटिटी हो सकती हैं, जैसे इम्पल्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है ना, ये सब जो है तुम्हारी डिराइव्ड क्वांटिटी हो सकती है। और भी एग्जांपल आप इसके ढूंढ सकते हो। ठीक है, वर्क है, तो ये सब है ना। अच्छा, अब आ जाओ आप मेजरिंग प्रोसेस पे। मेजरिंग प्रोसेस का मतलब कि मेजरमेंट जो है हमारा, मेजरमेंट होता क्या है? देखो मेजरमेंट क्या है, ये एक कंपैरिजन का प्रोसेस है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द सेम क्वांटिटी, जिसको हम उसकी यूनिट कहते हैं। जैसे देखो हमारे पास क्या है, 100 kg शुगर है, एग्जाम्पल हमने मान लिया है ना। कितना शुगर है? 100 kg। 100 kg का मतलब क्या हो गया? 1 kg मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी अगर किसी कंटेनर के अंदर 1-1 kg शुगर को 100 बार डाला जाए तो वो कितना बनेगा? वो 100 kg के बराबर बनेगा। तो ये कंपेयर हुआ नहीं हुआ? कैसे हुआ कंपेयर? दैट मीन्स अगर किसी कंटेनर में 100 kg, ये 100 kg है हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंटेनर में 1 kg का 100 टाइम्स है, तो हमने कंपेयर कर दिया। 100 kg इज 100 टाइम्स ऑफ 1 kg। अब देखो 100 kg क्या है? मास, और 1 kg क्या है? वो भी मास। ये मास का छोटा अमाउंट है, ये मास का बड़ा अमाउंट है, लेकिन हमने ये जो छोटा अमाउंट हमने लिया था ये हमने कंपेयर करने के लिए लिया था। तो ये जिस क्वांटिटी के साथ हम अपनी क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो वो सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगे। देखो ये भी मास और ये भी मास। दूसरी बात, जो छोटी क्वांटिटी होती है जिसको हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं वो कहलाती है इसकी यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहला तो चाहिए उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू को हम डिनोट करते हैं n से, और दूसरी होती है उसकी यूनिट। यूनिट को हम डिनोट करते हैं u से। तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी q होती है वो होती है nu के बराबर। जैसे देखो 100 kg है, यहाँ पर n क्या है? 100, और kg क्या है? u। kg का मतलब 1 kg, दैट मीन्स 1 kg इज द यूनिट एंड 100 is its numerical value. That means we have 100 times that of 1 kg in a container. तो NU हो गया। अब आप देखो इस N को हम जितना, इस U को हम जितना कम करते चले जाएंगे, ये N उतना ही बढ़ता चला जाएगा। मतलब अब जैसे देखो 100 kg है, अगर आप kg की जगह kg को आप ग्राम से रिप्लेस कर रहे हो तो 1 kg में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। इसका मतलब 1 kg इज इक्वल टू 100,000 ग्राम हो गया, नहीं हो गया? यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि जब आपने यूनिट का साइज छोटा कर दिया तो न्यूमेरिक वैल्यू उसकी बढ़ गई। दैट मीन्स n जो होगा वो यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना आप यूनिट को छोटा करते चले जाओगे n बढ़ता चला जाएगा, दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और आप ये भी कह सकते हो nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कोई भी क्वांटिटी
एक सिस्टम ऑफ यूनिट में आप ले रहे हो, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू n1 है और उसी में ही यूनिट उसकी u1 है। दूसरे सिस्टम लेते हो तो वहाँ पर वो हो जाती है n2 और u2। बट क्या हो गया अभी देखो, 100 kg को हमने 100,000 ग्राम लिख दिया, लेकिन अमाउंट तो उतना ही है ना, ये कोई चेंज थोड़ी हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि n1u1 इज इक्वल टू n2u2। क्यों? यानी कि उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट बना रहेगा और वो क्वांटिटी के बराबर ही होगा। ठीक है ना? तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसका यूज़ हम बाद में करने वाले हैं। n1u1 इज इक्वल टू n2u2 का आपको समझ में आएगा कि ये आया कहाँ से है। ठीक है, अब आते हैं हम फिजिकल यूनिट पे। देखो फिजिकल यूनिट हमने आपको समझा ही दिया है, होता क्या है, वो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसके एक स्टैंडर्ड अमाउंट को हमने किसी भी उसी काइंड की फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया, उसको हम बोलते हैं उसकी यूनिट। तो इसको आप डिफाइन ऐसे कर सकते हो, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड इट्स फिजिकल यूनिट, या सिंपली आप यूनिट भी कह सकते हो। ठीक है, अब इसकी यूनिट की डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, देखो। इसकी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ देखो, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल यूनिट की। देखो पहली बात तो ये है कि ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया, इसको बनाने का तरीका या समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इसको कोई भी आसानी से बना सके। दूसरा, इसका कन्वीनियंट साइज होना चाहिए। कन्वीनियंट साइज का मतलब क्या हुआ, इसका जो साइज़ है वो सुविधाजनक होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर 100 kg है तो 100 ये मतलब 1 kg जो है वो एक सुटेबल साइज़ है, कन्वीनियंट साइज़ है। ग्राम सुटेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 100 kg हमको तोलने के लिए 100 kg का 100 kg तोलने के लिए 1 kg का 100 टाइम्स डालना पड़ेगा, तो मेहनत थोड़ी कम है। अगर हम मान लो ग्राम को यूनिट बना लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक ग्राम करके 1,00,000 बार डालना पड़ेगा, तो ये असुविधाजनक है। इसीलिए हमारा जो यूनिट है वो कन्वीनियंट साइज़ का होना चाहिए, यानी कि बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसको टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, शुड नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ स्टेबल बना रहे। चौथा, ईजिली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, ईजिली रिप्रोड्यूसिबल। भाई जैसे मान लो मेरे पास 1 किलोग्राम का बाट है या 1 मीटर का स्केल है और वो मुझसे खो गया या किसी तरीके से गुम हो गया या नष्ट हो गया, तो रिप्रोड्यूसिबल का मतलब ये होगा कि हम दोबारा से उसको बना सकें, है ना, ऐसा उसका सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, और कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, 4 हो गए। 5वां पॉइंट है कि इम्पेरिशेबल या इंडेस्ट्रक्टिबल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, देखो, इम्पेरिशेबल और इंडेस्ट्रक्टिबल। इम्पेरिशेबल होना चाहिए, इंडेस्ट्रक्टिबल होना चाहिए, यानी कि जो नष्ट ना हो सके। ठीक है, छठा, अभी जैसे मान लो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 1 मीटर का स्केल था, वो खो गया, हम दूसरा ले आए, तो वो दूसरा कहीं से तो बना होगा ना, कोई एक स्टैंडर्ड मीटर तो हमारे पास होगा जिसको देख करके हमने बनाया उसे। लेकिन अगर वही स्टैंडर्ड मीटर हमारा खत्म हो जाए फिर तो हम बना ही नहीं सकते। तो वो स्टैंडर्ड मीटर ऐसा होना चाहिए जिसका विनाश ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो, जो नष्ट ना हो। अच्छा, फिजिकल कंडीशन से जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, इन सब से वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ETC। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी बात इसकी जो है वो ये है कि इंटरनेशनली
एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यानी ऐसा समझो जैसे मान लो मीटर का साइज जो हम यहाँ यूज़ करते हैं अपने इंडिया में, फ्रांस में भी वही होना चाहिए, चाइना में भी वही होना चाहिए, रसिया में भी वही होना चाहिए, अमेरिका में भी वही होना चाहिए, अफ्रीका में भी वही होना चाहिए। यानी कि जो यूनिट का जो साइज़ है वो हर जगह एक जैसा हो। दैट मीन्स इंटरनेशनली वो इक्वल हो, एक्सेप्टेबल हो, वो उसको हर आदमी एक्सेप्ट करे, कोई उसको यूज़ करने से मना ना करे। ठीक है। अच्छा, और 8वां है ईज़िली एक्सेसिबल होना चाहिए। ईज़िली एक्सेसिबल होने का मतलब ये है कि उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकें, कहीं से भी कोई बहुत ज़्यादा उसको ढूंढने में या प्राप्त करने में मेहनत ना करनी पड़े, है ना, हर जगह आसानी से वो मिल जाए, ये है। अब आ जाओ हम फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स, देखो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, आप इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। फंडामेंटल क्वांटिटी आपने समझी, वो क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि जो यूनिट किसी अदर यूनिट पर डिपेंड ना करती हों उनको हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी, मास बताया था, लेंथ बताया था, टाइम बताया था, इलेक्ट्रिक करंट बताया था, और टेम्परेचर बताया था, और लुमिनस इंटेंसिटी बताई थी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताया था। ठीक है। तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला। अभी मैं बताऊंगा इसको कैंडेला क्या होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। ठीक है। दूसरी होती है तुम्हारी डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, इसको भी पहले की तरह ही दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। डिराइव्ड क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी कि वो क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करते हैं उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसी तरीके से डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी हो गई, वो यूनिट्स जो अदर यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की जो यूनिट बनेगी वो क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड इज द डिराइव्ड यूनिट। एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या बन गया, इसकी तो मीटर पर सेकंड हो गई, और पर सेकंड यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स क्या होता है, MA यानी कि किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं, ये आप जानते ही हो। वर्क होता है W = FS। देखो फोर्स की तो न्यूटन हो गई, डिस्टेंस की मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया, इसको हम जूल भी कह देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज आप इतना ही रहने दो, और कल हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, MKS होता है, CGS होता है, FPS होता है, SI सिस्टम होता है, और उसी में मैं आपको बताऊंगा कैंडेला के बारे में, क्योंकि शायद कैंडेला के बारे में आपने सुना नहीं होगा इससे पहले। ठीक है। तो कल डिस्कस करते हैं। ठीक।